तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्यों आखिर अपने तर्पण और पिंडदान की बातें करने लगे हैं? क्या सचमुच आज की रात उन पर भारी है? जमानत पर कल सुनवाई है, लेकिन क्या वो आशंका से ग्रस्त हैं? और हैं तो किस तरीके का भावुक बयान अब वो दे रहे हैं? क्या हो सकता है कल कोर्ट में, क्योंकि तमाम निगाहें कल उनके जमानत पर की सुनवाई पर टिकी है। आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि जिस बंगलोर की सखी का जिक्र हो रहा है, जिस मठ में सखियों के एक खास क्षेत्र का जिक्र हो रहा है, सखियों के कमरे का जिक्र हो रहा है, कौन है वो सखियां? बंगलोर की सखी आखिर है कौन? और क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद ने? आज इसका विश्लेषण। लेकिन एक खबर मेरठ से दिखाएंगे कि कैसे व्यापारियों ने जब अपने दुकानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगा दिए तो बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल गए। क्या है ये पूरी कहानी? क्यों परेशान व्यापारियों ने अब सपा का झंडा उठाया है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी शंकराचार्य की, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। क्या उनके ऊपर लग रहे आरोप अब उन्हें कमजोर कर रहे हैं? क्या वो टूटते जा रहे हैं? उनके बयान तो कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं। कल प्रयागराज में उनके अग्रिम जमानत मामले में, जिसमें उन्होंने अदालत में इस जमानत की अर्जी डाली है, उस पर सुनवाई है। लेकिन आज वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए वो कुछ भावुक से हुए और उन्होंने कहा कि मेरा क्या है, मैं तो अपना तर्पण कर चुका हूं, पिंडदान कर चुका हूं, मैं अपना परिवार छोड़ चुका हूं, मुझे चिंता तो सिर्फ अपने मठ के सहयोगियों और समर्थकों की है। ये लोग मेरे जेल जाने पर बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। यही नहीं, जेल के भीतर भी उन्होंने अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर की आशंका जताई है। क्यों कहा है कि वो तो तर्पण कर चुके हैं? क्यों कहा है कि अपना पिंडदान कर चुके हैं? तो इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। अब कल सुनवाई है और कल अगर उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो उनके लिए जेल जाना लगभग तय हो जाएगा उनका। तो पहले आज सुनिए उन्होंने वाराणसी में कहा क्या है। भाई हमको कोई खतरा नहीं है। अभी हमको मार दो, हमें क्या खतरा है? हम तो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर चुके। लेकिन जो हमारे पीठ से जुड़े हुए पीठ के अनुयायी भक्त हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावना का क्या? उसका भी तो संरक्षण हम ही को करना पड़ता है। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने इसको भी स्वीकार किया। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि शंकराचार्य के लिए आज की रात भारी है? दरअसल कल उनके जमानत पर सुनवाई है और अगर यहां सुनवाई में उन्हें बेल नहीं मिली या उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस किसी जल्दबाजी में नहीं है। बेशक उनको जमानत अगर मिल जाती है तब तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर जमानत नहीं भी मिली तो भी पुलिस फूंक फूंक के ही कदम रखेगी, ऐसा पुलिस के सोर्स बता रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य के लिए आज की रात सचमुच भारी है, क्योंकि शायद पहला ऐसा मौका होगा कि जब उन्हें सही मायनों में इस बात का डर लग रहा होगा कि उन्हें अब जेल जाना पड़ सकता है। आरोप सही हैं, झूठे हैं, गलत हैं, आरोप बनाए हैं, मनगढ़ंत हैं, या फिर आरोप में कोई दम है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के संगीन आरोप उन पर लग गए हैं, उसके बाद जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन अदालतें जमानत नहीं देती। खैर, यह मामला अब अविमुक्तेश्वरानंद का है, देखना है कि क्या होगा। लेकिन आशुतोष महाराज पर जमकर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा, अदालत ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार और पुलिस के प्रवक्ता आशुतोष महाराज बन गए हैं। उनके पास तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो पहले आ रही है।
यहाँ तक कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी उनको मालूम है। तो आखिर ऐसा क्या है आशुतोष महाराज में कि सब कुछ उनके हवाले से ही आ रहा है? सुनिए क्या कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर उनके इर्द गिर्द का जो एक वातावरण है, जिसे उनके विरोधी एक रहस्यमयी मठ के तौर पर दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि इस मठ में रहस्य ही रहस्य है। इस मठ में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें सखियां कहा जाता है। एक बैंगलोर वाली सखी है, हालांकि उनका नाम भी आशुतोष महाराज ने बताया है, और वही सब कुछ कंट्रोल करती है। वही वो महिला है जो उस पूरे मठ को चलाती है। तो एक तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद के चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी बात, लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये मठ इस तरीके से कथित तौर पर इतना रहस्यमयी और मायावी क्यों है? आखिर क्यों इस ज्योतिष मठ जो है उनका, विद्या मठ वाराणसी का, इसमें मीडिया को सिर्फ पहले तल्ले तक ही घुमाया जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर तक ही दिखाया जा रहा है। ऊपर के 2 तल्लों पर मीडिया को जाने की अनुमति क्यों नहीं है? जबकि बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उनके पास छुपाने को कुछ है ही नहीं, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, महिलाओं का कोई, सखियों का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। हाँ, बटुक जरूर रहते हैं, लेकिन आखिर उस जगह को मीडिया को नहीं दिखा रहे हैं। ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। तो आज उन्होंने जो जवाब दिया है, खास करके अपने मठ को लेकर के, वो सुनिए। ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरु जी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले कि ये 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है कि 8 मंजिला है। ये तो दूर से ही दिख जाता है। और जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है? अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर कहाँ क्या है, कैसे है, इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। खैर, जितने आरोप लगने थे सब लगता है कि सामने आ चुके हैं। जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं, बटुकों पर के साथ यौन शोषण का आरोप, उनके मठ में महिला सखियों के होने का आरोप, उनके मठ में स्विमिंग पूल का आरोप, ये तमाम आरोप उन पर लगाए जा चुके हैं। और अब कल, जिसे कह सकते हैं आज रात कत्ल की रात, क्योंकि कल इस पर सुनवाई है और बेहद अहम। अगर उन्हें जमानत मिलती है तब कहा जा सकता है कि वो फिर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर जमानत नहीं मिली तो फिर जेल जाने का एक
जिसे कहते हैं ट्रू सेंस में एक संभावना, वो तो बनी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बीजेपी सरकार, यूपी सरकार, सभी को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर सनातन का नाम लेने वाले, भगवा की पॉलिटिक्स करने वाले अब क्या अपने ही शंकराचार्य को जेल भेजेंगे। हमारी नजर रहेगी अगली खबर। और अब आपको दिखाते हैं मेरठ की एक कहानी। हालांकि ये ध्वस्तीकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन इसमें सियासत ऐसी घुस गई है कि बीजेपी के हाथ पांव फूल गए। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट का इलाका है और इस सेंट्रल मार्केट का एक हिस्सा कुछ महीने पहले उसका ध्वस्तीकरण हुआ था, उस पर बुलडोजर चले थे, बहुत सारी दुकानें उस वक्त टूटी थी। लेकिन इस वक्त तकरीबन 900 के आसपास इस सेंट्रल मार्केट में अब और ऐसी दुकानें हैं जिसको अवैध बताते हुए अब इसका ध्वस्तीकरण किया जाना है। यहां के व्यापारियों ने अपनी गुहार तमाम जगहों पर लगा ली, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। न तो कोर्ट ने मानी उनकी बात, क्योंकि कहा जाता है कि ये रेसिडेंशियल इलाके में इन्होंने इसे पूरा कमर्शियल कर दिया, कमर्शियल दुकानें बना दी, और जिसके बाद से ये पूरा इलाका अवैध ऐलान हुआ और घोषित हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दिए। लेकिन कहानी अब नए रूप में तब सामने आई जब लोगों को, जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी दुकानों पर, या यूं कह लें कि कुछ व्यापारियों के दुकानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराने लगे। दरअसल ये पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके में पूरा का पूरा जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा का वोटर है। लेकिन जब ध्वस्तीकरण की बात आई तो अब इन दुकानों पर, इन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लहराने लगे। इसके बाद से बीजेपी के नेताओं के भी हाथ पांव फूल गए। कुछ लोगों ने इन झंडों को उतारना शुरू किया। कहा गया था बीजेपी के समर्थकों ने इसे हटाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कहा जाता है कि यहाँ पर झंडे लगवाने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई और 4 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। लेकिन बीजेपी के गढ़ वाले इलाके में जो बीजेपी का वोटर है, जो वहां का कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान है ये बीजेपी का वोटर है, वहां उनकी दुकानों पर जब सपा के झंडे लहराए तो बीजेपी के हाथ पांव फूल गए और बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग उन्हें मनाने पहुंचे। कई जगह बहसबाजी भी हुई। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे झंडे लहरा रहे हैं। कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर झंडे लहरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। सपा के लोगों में और बीजेपी के भी लोगों में एक हल्की फुल्की भिड़ंत भी जैसी सामने आई। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये फिलहाल अदालत के आदेश के बाद इसका ध्वस्तीकरण होना है। ऐसी स्थिति में अब यहां पर सियासत शुरू हो गई। इतने बड़े इलाके में अगर ध्वस्तीकरण हो रहा है तो नेचुरल है कि लोगों की नाराजगी होगी। ये भी सही है कि कहा यह जा रहा है कि चूंकि ये जो पूरा इलाका है ये अब एक तरीके से अवैध हो चुका है, क्योंकि वहां पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं बनाए जाने थे, लेकिन दशकों से वहां पर दुकानें चल रही हैं। अब इन झंडों ने, सपा के झंडों ने बीजेपी की तो नींद यहाँ उड़ा दी। इसका कोई हल निकलता है या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ झंडे लगने मात्र से ये पूरा इलाका एक अलग तरीके की सियासत में बदल गया है। हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।